नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो सभी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज आप लोग आए और यहाँ पे इतना अच्छा आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना अपना अनुभव बताएंगे, इसलिए इतना खुशी हो रहा है आप सबसे मिलके। तो सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाऊंगा। शशि मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर शशि तिवारी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप मतलब वहां पे आपको कान का भी कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा ना? नहीं सर, ठीक है। और अग्नि भी आपका अच्छा है ना? हाँ जी सर, अग्नि ठीक है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। और अर्शिया मैम, अगर आप सुन रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। अर्शिया मैम, अर्शिया मैम है? खाना बनानी है, कोई बात नहीं सर, शोर है मेरे इधर। अच्छा, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना था। जी सर। पूछे क्या?
अभी आयुर्वेद में हमने पढ़ा है शास्त्रार्थ में कि अतुल गोत्रीय शादी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे उसमें बताया है। तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जब बुआ की बेटी से शादी होती है, मामा की बेटी से, तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है क्या? केवल जानने के लिए बताइए, ऐसा होता है कि नहीं? सर मैंने उतने ज्यादा तो नहीं देखे ऐसे डिसऑर्डर। कल किसी ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा पाया जेनेटिक डिसऑर्डर, हमें मालूम नहीं है बस। सर मतलब ऐसे साइंटिफिकली तो बोलते हैं कि होता है, लेकिन सर मैंने उतने कुछ खास नहीं देखे। हाँ, तो जीन्स अगर ठीक है, साफ सुथरा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे जीन्स आए कभी जहाँ पे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें फिर रिसर्च करना पड़ेगा, है ना? जी सर। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो धनगर कम्युनिटी होता है ना, जैसे जो भेड़ चराते हैं, बकरा चलाते हैं, उनमें तो देखा है कि अगर उनमें अपने में ही शादी होता है तो थैलेसीमिया मेजर माइनर इंटरमीडिएट होता है, ऐसा मैंने देखा है, तो मुझे मालूम है। इसलिए अतुल्य गोत्रीय का जो है वो सिग्निफिकेंस तो है धनगर कम्युनिटी में, जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। यस सर। बाकी लोग, हाँ बोलिए मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर रश्मि कदम मैम कैसी हैं? वैद्य रश्मि कदम मैम। सर नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, अच्छी हूँ सर। आप हमें ये बताइए कि रिसर्च का आपको कैसा लगा, कि मतलब आयुर्वेद में क्या स्कोप है रिसर्च का, आपको क्या अनुभव है इतने दिन से सुनने में? सर उन्होंने तो मतलब रिसर्च कैसे करना होता है यही बताया, हालांकि मुझे उतना समझ में नहीं आया सर, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि अगर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट वाले लोग हैं ना, हम जैसे संहिता से हूँ सर मैं, तब भी मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाके वहां जाके उस पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर सकती हूँ। पेशेंट के ऊपर माने ऐसे पेशेंट्स देख के उनका फिर एविडेंस लेके। बराबर। अगर आप एविडेंस नहीं देंगी तो दुनिया क्यों प्रूफ करेगी कि आपने कितने को ठीक किया, क्या किया? हाँ एविडेंस सर। में प्रैक्टिस जी करना चाहिए, हाँ हर सर। काम में एविडेंस रहना चाहिए हमारे पास। हाँ जी सर, तो ये एक हमें समझ में आया। मुझे पहले लगता था कि हम नॉन क्लिनिकल है तो हम मतलब दूसरी तरफ देख ही नहीं सकते, एक दिमाग में था क्योंकि क्लिनिकल वाले जो है वही सारा रिसर्च में बेसिकली क्लिनिकल चीज है या ऑपरेशंस है, ये कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये पता चला कि एमडी में हम कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के हिसाब से हम ले सकते हैं, किसी द्रव्य को लेके भी हम स्टडी कर सकते हैं और उसका एविडेंस बेस जोड़ के उसका प्रूफ हमें बस ये है कि लिख के रखना है और वही प्रेजेंट करना है सर, पीपीटी के माध्यम से हो या वो डेजर्टेशन या जो कहते हैं सर, ऐसा कुछ है सर, थोड़ा मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, ज्यादा आप ये बताइए रश्मि मैम, आपको एमडी करने के बाद प्रैक्टिस करना है, रिसर्चर होना है, टीचिंग करना है, क्या करना है आपको? सर प्रैक्टिस करना है सर। हाँ, तो अभी आपका ये एमडी का फायदा होगा ना, बाद में आप रिसर्च कर सकती है ना, अपने केस स्टडी वगैरह बता सकती है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी लेकिन प्रैक्टिस में ही मुझे लगता है कि मैं उसी में कर पाऊंगी सर, ऐसे मेरा जी इंटरेस्ट है सर। जी, बहुत अच्छा मैम। कोई केस बताएंगे रश्मि मैम आपने जो ठीक किए? सर ऐसा तो आज सच बहुत कोई है नहीं। मेरी एक दोस्त है सर, हाँ, जिसको कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं सर। एक पहली बेटी हुई और सेकेंड टाइम वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उसको बताया गया है कि यूटेरस में इन्फेक्शन है और थोड़ा सा पानी जमा हो रहा है, और वो साल भर ट्रीटमेंट ले रहे थे सर। लेकिन बाद में पता नहीं लास्ट के 2-3 महीनों में मैडम ने उनको कौन सा ट्रीटमेंट दे दिया जो दवाइयों से बहुत बड़ा रिएक्शन कर गया सर, और उनका वो ठीक तो हो नहीं पाया सर, जो प्रॉब्लम था वो। तो भगवान की कृपा से कि सर वो थोड़ा सा मेडिसिन दिया मैंने, 2-3 महीने में उनको ये सोनोग्राफी में रिपोर्ट आया कि अभी वहां इन्फेक्शन नहीं है और पानी जमा नहीं है करके। तो ये खुशी तो हुई सर, लेकिन हालांकि अब पता चलेगा उनके ये मेंसेस के बाद, क्योंकि टीबीएस ड्यूरिंग मेंसेस ही कराते ना सर, उसके बाद पता चलेगा कि वो कंसीव करेंगी या उनके हस्बैंड में भी सर बाद में ये आया था ओलिगोस्पर्मिया, मोटिलिटी वगैरह कम थी, तो उनको भी दिया जैसे कौन पा की नॉर्मली मेडिसिन ली थी मैंने सर, जो आप बताते हैं इसी के ऊपर तो मैंने कि भाई आप ले लो करके, तो उनको फर्क तो पड़ा है सर। और उनके हस्बैंड में मेनली आम बहुत साथ था, आम बहुत ही ज्यादा था,
और मेरी दोस्त का था सर हेक्टिक शेड्यूल और थोड़ा सा स्ट्रेस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह रहते हैं, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है दोनों का भी टेंशन, मेंटली स्ट्रेस का, ड्यूटी भी जाना है, बच्चे को भी देखना है उनको अकेले, और हस्बैंड कहीं और जाके थोड़ा सा उनका वही जॉब वगैरह कर रहे थे सर, तो वो भी एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं था। तो ये रहा सर, अभी देखते हैं सर 1-2 महीने बाद क्या रिजल्ट आएगा सर, तो यही एक छोटा सा। ठीक है, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, सर आपसे सीखा जी सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बताइए सर। मिश्रा जी, प्रवीण कश्यप जी, कुछ बोलिए आप लोग। सलाम सर। डॉक्टर, हाँ सर बताइए, कोई केस बताइए जो आपने ठीक कर दिया अभी। सर एक तो सोरासिस वाला बता दिया, और दूसरी चीज वो आज उनका विरेचन था सर। इसका सुमन जी का, सुमन जी और राजकुमार है ना, उनको आईवीएफ क्या वाले। तकलीफ है? सर हाँ हमें सर, याद नहीं आके सुमन जी को क्या तकलीफ था, क्या तकलीफ था? बंधत्व की दिक्कत है ना उन लोगों को, प्राइमरी बंधत्व है। हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने आईवीएफ फेल हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो अभी हाँ, उनको आज विरेचन दिया तो 21 बेग 22 बेग क्या चीज से और विरेचन दिए सर, क्या चीज दिए? त्रिविध दिया था सर, और त्रिविध के साथ साथ हमने विरेचक पट्टी दी थी 2, है हाँ, ना, तो उससे इनको 21 बेग 22 बेग आए, अच्छा और 2-3 वमन के बेग भी आए। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो उनका पित्त निकला, आपको बताया मैंने? हाँ, पित्त भी निकला और आम भी निकला। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा ऐसा। लगा। आप आगे बताइएगा, हमें फॉलोअप में क्या क्या हुआ बताइएगा। हाँ हाँ, बताऊंगा सर। ठीक है। सर और उनकी रिपोर्ट्स में क्या क्या था? आपने उनकी रिपोर्ट्स में क्या क्या बताया था यूएसजी में और बाकी ब्लड रिपोर्ट्स में? इनकी सुमन जी में, जी सर। सुमन जी की यूएसजी में तो नॉर्मल यूएसजी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, पीसीओडी कुछ नहीं था। इनकी बस टॉर्च पॉजिटिव, जब इनको आईवीएफ हुआ था उस समय इनका टॉर्च, मैम ने, हम लोगों ने यहाँ भी दोबारा भी करवाया, उस समय टॉर्च पॉजिटिव आया था, अभी भी उनको दिखा रहा है, ऑलरेडी इन्फेक्शन दिखा रहा था। बाकी इनको आम संचती है बहुत ज्यादा, शरीर में इनका वेट थोड़ा ज्यादा है, 68 kg है, 5'2" है, और डाइजेशन की दिक्कत थी, गैस बनता था, एसिड बनता था थोड़ा सा, और फिर इनको सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि मेंसेज इनको पेनफुल होते थे, जो अब नहीं हो रहे। मेरे ट्रीटमेंट के बाद से मेंसेज इनके रेगुलर हैं, पेनफुल नहीं हो रहे हैं, और कम दिन होते थे, 1 से 2 दिन होते थे, अभी मेंसेज का 4 से 5 दिन है। और सर इनको इनका अदरक मेंसेस सदरक। अभी 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 सर मुझे एक बात पूछनी थी, आप लोगों ने विरेचन दिया होगा, तो जैसे किसी महिला के मेंसेस 5 डेज पहले आते हैं, और अगर हमने विरेचन दे दिया तो क्या वो 5 डेज पहले ना आकर के टाइमली आ जाते हैं, या फिर पैटर्न कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है? कुछ ऐसा है एक्सपीरियंस आपको? मुझे तो मैम इसका गीता पटेल मैम या अंजना मैम या फिर अर्चना मैम, आप लोगों को किसी को कोई एक्सपीरियंस है इसमें? मंदाकिनी मैम क्या पूछ रहे हो? विराचन जब ऋतुपान वगैरह नहीं, कराते हैं हाँ। पीरियड जल्दी आ जाते हैं? नहीं नहीं, मेरी एक पेशेंट है, उसका पीरियड हमेशा जो है ना, अभी उसको सिस्ट था, वो मैंने ट्रीट किया तो सिस्ट उसका ठीक हो गया, पीरियड्स भी उसको एकदम सही आने लग गए। फिर उसके बाद में अभी ये पॉलिप निकल आया, तो हमने उसको विरेचन दिया, तो उसके जैसे पीरियड्स हमेशा 5 दिन पहले आते थे, तो अभी विरेचन देने के बाद उसका टाइम हो गया था, अभी वो संशोधन क्रम पे चल रही है, 4था दिन है उसका। तो वो मुझे आज बोली कि मैम पीरियड्स तो नहीं आया, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि विरेचन देने से मे बी वो अपने टाइम पर आए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी ऐसा होता है आवाज क्या? नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है मैम? हेलो हेलो मंदाकिनी मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो 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 मैम, होता है ऐसे। अच्छा सर, तो वो आ जाते हैं फिर, वो मतलब अपने टाइमली आ जाते हैं? मैम कईयों को आ जाते हैं मैम, कईयों को ना जैसे बॉडी में ज्यादा हीट की आदत बड़ी होती है बॉडी में उनकी, लेडीज की। हाँ। कई बार उनकी जब वो यूट्रस की हीट हम ठीक करते हैं तो कई बार किसी में इशू आ सकता है कि उनके पीरियड्स ना आए। बाकी 90% केसेस में यही होता है कि पीरियड अपने टाइम के हिसाब से फिर आने शुरू हो जाते हैं, सही टाइम। आने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, बोलिए। please। हाँ मैम, मैं कह रहा था कि अगर स्रोतोवरोध होता है तो मैम पीरियड नॉर्मल आ जाता है विरेचन से। नहीं नहीं, उनके तो 5 डेज पहले हमेशा आते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि 5 डेज पहले आने चाहिए थे, तो संसर्जन क्रम के दौरान हम लोग उनका रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं डाइट का ना। तो पहले उसका 10 ग्राम हीमोग्लोबिन था, तो मैं इस बात को लेके चल रही थी कि हो सकता है इस हाँ बार मैम, उसे नॉर्मल आ जाता है। हाँ, तो हो सकता है कि मैम रेगुलर हो मेरा जाए। जो, जी मैम, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलर हो जाता है। हाँ और वही खास सर। करके जो जैसे जो ओवर वेट होती है, जैसे स्रोतोवरोध संप्राप्ति है, तो उसमें तो रेगुलर आ जाता है। नहीं, ये तो ठीक ठाक थी, इसका तो कोई स्रोत अवरोधजन्य नहीं था, है ना। और मतलब इसकी पीरियड ठीक ठाक थी, क्योंकि मैंने पहले ही उसका ट्रीट किया था पीरियड्स में, जी मैम, तो सब कुछ रेगुलर। जी हाँ विरेचन से ना मैम हार्मोनल रेगुलेशन आ जाता है, आ हार्मोन जाता है। रेगुलेट। हाँ, तो जैसे ही उसका टाइम आए, अगर आ गया तो बताऊंगी आपको। थैंक होना यू हो सर। जाना चाहिए मैम। और मैम एक चीज और पूछना था मुझे। जी ये करीब, हाँ, 25 एज एक फीमेल है, और जी। करीब उसको मैम 3 साल से उसके पीरियड जो है कभी मतलब कि 2 दिन के लिए आते हैं, या कभी कभी जो है 2-3 महीने छोड़ के आते हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से उसको लगातार पीरियड्स आ ही रहा है, रक्त जैसी संप्राप्ति हो रही है, वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और उसके जो लक्षण है वो वात कफज के लक्षण है, क्योंकि क्लॉटिंग भी होती है उसके ब्लड में जब आता है तो, और ऐसे हैं। और तो मैम, और अभी जब आज हमने उसको अल्ट्रासाउंड आज कराया था, तो उसमें जो है उसको एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया। हाँ हाँ, तो हाइपर। मैम जी, तो इसको किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए। और उसके उसमें हेतु में दीवा स्वप्न मिला था मैम, और ज्यादा कुछ विशेष तो नहीं मिला। थोड़ा सा रात्रि जागरण था, 11-12 बजे तक सोती थी, और दीवा स्वप्न रोज 2-3 घंटे का सोना। सर मैं इसके बारे में तो, मुझे तो इसका मतलब आयुर्वेदिक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पता है। आप लोग सर गाइड करेंगे आपको, है ना। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है, मतलब कि पूरा सर्वरस धातु से दृष्टि गई है टिल, है ना। बाकी के उसके पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक हैं, थायराइड वगैरह जो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है। मैम अभी थायराइड तो भेजा, फिर वो कह तकलीफ क्या हो रही है रहे। सर? एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया है तो तकलीफ क्या हो रही है सर? मैम सर, उसको पिछले 3 साल से उसके पीरियड अब नॉर्मल है, कभी दो दिन के लिए होता है एक, और कभी तो 3 दिन सर के लिए। आप ये करिए ना, उसका ऐसे निकालिए कि रज क्षय है उसका एक तरह से। नहीं तो हमें ना सर अभी, अब ज्यादा आ रहे हैं पीरियड, अब ज्यादा आ गए हैं उसको। हाँ, पिछले 3 महीने से रक्त प्रदर है ना सर, रक्त प्रदर क्या रक्त बोलते हैं आप? प्रदर है तो फिर आप अधोग रक्तपित्त रक्त जैसा प्रदर की चिकित्सा कीजिए सर, अधोग पासा रक्तपित्त। गुरुची दुर्वा सर स्वरस दुर्वा। कुटजारिष्टे कुटज घनवटी वो कर रहे, हाँ कुशन सर, उत्पन्न दे। सर इसमें आपको दीपन पाचन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, रस धातु पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही उसको प्रॉब्लम है। तो सिंस मेरे ख्याल सिंस मिनारके से ही रही होगी सर। तो धातु क्षय पहले से ही रहा है, और अब ज्यादा रज दृष्टि हो गई है, तो आपको शुरू से ही काम करना पड़ेगा। और अभी यहाँ बस्ती पे देना आपको पड़ेगा, ब्लड चंदन ब्लड की लाक्षणी। चिकित्सा करनी है, रक्त क्षय की चिकित्सा करनी है। उसके बाद आपको जो है फिर वो पूरा अच्छे से एक बार आप उसका करा दीजिएगा शोधन वगैरह। तो मेरे मैम तो अभी तो रक्त की चिकित्सा करे ना उसका जो है। हाँ, रक्तपित्त अभी रक्तपित्त वमन का दे दीजिए सर, वमन से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं वमन सर, दे अभी दीजिए। वमन कैसे दे देंगे वो रक्तपित्त में सर अभी? अधोग रक्तपित्त है, अधोग अधोग। सर वो पेशेंट राजी हो जाएगी, अभी तो खुद ही इतना ब्लीडिंग हुआ, कमजोर अगर हो गई है नॉर्मल सर। वमन भी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, अधोग है। और आप नहीं तो चंदन मला लाक्षादी तिल, शीर बला तिल का मात्रा बस्ती दीजिए सर। हाँ सर, अभी मात्रा Immediate बस्ती result। चंदन वाला लक्षा की, पहले उसकी ब्लीडिंग को कम करिए, उसके रोकिए, उसके बाद कुछ वमन वगैरह हाँ, restore- और नहीं तो आप और दवाई बोलबद रस, फिर प्रद्रांतक लौ, या फिर नागकेशर चूर्ण, कुटजारिष्ट, पुष्यानुक चूर्ण, तंडुलोदक के साथ पुष्यानुक चूर्ण लीजिए, जी जी। कितना बढ़िया फायदा होगा सर। अच्छा सर, एक मैम मेरी क्लासमेट है, वो एलोपैथ प्रैक्टिस करती है टोटली। तो मैंने उससे पूछा था, तो वो बोले कि कभी कभी ऐसे कंडीशन में उसको डीएनसी करनी पड़ती है। नहीं नहीं, डीएनसी से थोड़ा फायदा होगा, लेकिन गर्भाशय लेखन से वायु का प्रकोप और होता है, उससे और तकलीफ होगा। जी सर। वो हाइपरप्लेशिया के लिए कुरेद देंगे, पूरा लेखन कर देंगे, लेकिन वायु का प्रकोप का क्या होगा? सर वो लड़की शादीशुदा है ना, जी जी सर, हाँ, उसके बच्चे भी नहीं है, तो 5 साल आपको हुआ है। डीएनसी करने की सर कोई जरूरत नहीं है, हमारे आयुर्वेद से ही हो जाएगा। लेकिन पहले फिलहाल उसका अभी रक्त जीव है, सुश्रुत ने बोला है ना रक्त जीव है, तो पहले रक्त को रोकिए,
और उसकी हेल्थ अच्छी करिए, उसके बाद जो सर बता रहे हैं ना वो सारा करिए। सर इसमें पित्त शमन की भी चिकित्सा के देनी चाहिए, रक्तस्तंभ के साथ साथ पित्त शमन बहुत जरूरी है सर। मैंने दुर्वा बताया ना, दुर्वा, बासा, गुरुजी। कंटिन्यूस देना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत महीनों से हो रहा है उनको ब्लीडिंग। और सर इसमें वमन विरेचन और बस्ती का रोल बहुत और अच्छा इसमें होगा एक और है, शोणित स्थापन गण, देखिए आप चरक संहिता का शोणित स्थापन गण, उससे बहुत अच्छा वो मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर। सर आप ये केस को सॉल्व कर दीजिए, 3-4 महीने का टाइम लीजिए, ठीक कर दीजिए आप। हाँ सर, अभी यही भी रक्तपित्त समक चिकित्सा और ये सब दिया सर। अभी 5 दिन के बाद आते हैं, देखते हैं कितना और नहीं तो आप प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, कामदूध है, ये भी दीजिए रक्तपित्त की। हाँ सर, ये दिया है अभी, जो आपने बहुत बताया बढ़िया है। सर, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है सर। दवाइयां तो बहुत सारी हैं, आप वो पेशेंट को कन्विंस करके अच्छा सा दीजिए। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर अरविंद सर, मुझे ये बताइए, जो मेरा पेशेंट है ना वो किडनी वाला, तो सर अगर मान लीजिए मैं उसका स्टोन वगैरह पे अगर मैं कुछ मतलब तोड़ती हूँ, क्योंकि वहाँ के एम्स के तो डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको टच मत करना, अगर टच करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सर अगर मैं स्टोन तोड़ती हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी किडनी का फंक्शन हैम्पर कर जाए? अभी तो कोई सिम्टम नहीं है। आप कहाँ तोड़ रही है, क्या हथौड़ा से तोड़ रही है क्या? और पीड़क स्नेह दे दीजिए, दीपन पाचन करके और पीड़क स्नेह दे के फिर तोड़िए ना। पाषाण भेद है, भद्राश्म चूर्ण है। उसकी जो एक किडनी तो मतलब 85% खराब है, और जो दूसरी वाली है वो 12% है, जिसमें 12% किडनी खराब है, उसमें ही दो हैं। कोई बात नहीं, आप गोक्षुरादि घृत खाने को दीजिए या उसका बस्ती दे दीजिए। और और पीड़क जो सबसे सेफ है। और जो पेशेंट है वो सुकुमार है ना, बल उसका सत्व उसका अवर है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपकी एक किडनी खराब हो जाएगी, जिंदगी भर आपको एक किडनी पे काम आप करना बोलिए है। हम किडनी को बचा देंगे, तिक्तक क्षीर बस्ती देके हम किडनी को ठीक कर देंगे। तो अभी विरेचन देने के बाद मैं पहले उसको तिक्त क्षीर बस्ती दूं, हाँ दे दीजिए। उसके बाद उसको दवाई चलाऊं ना? हाँ, उससे थोड़ा बल मिलेगा ना किडनी को। हाँ 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 हाँ। अच्छा मंदाकिनी मैम, आपको याद है कि कोई किसी का नाम प्रज्ञा कुलश्रेष्ठ है? हाँ, मेरी बहन का ही नाम है। उनको लेके भी आइए, हमें बात करना है उनको। सर आपने उससे कल बात की थी ना, कहा था कि मैं लिंक शेयर करूंगा तो आप आ जाना। हाँ सर के कर दीजिए शेयर, मैं अभी उसको फोन करके बोल दूंगी। लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप मेरे को आप करिए ना लिंक शेयर। अच्छा मैं करती, सर पहले मेरा समाधान तो करिए। सर देखिए, मैंने जो पढ़ा है रीनल फेलियर में ना मृदु शोधन देते हैं, है ना, तो इसका एक का पूरी तो टोटल तो रीनल फेलियर नहीं है ना, इसका तो मतलब कह सकते हैं कि वन पार्ट ही गया है इसका। तो हम यहाँ पर अगर इसको हम विरेचन दे रहे हैं तो विरेचन हम मृदु ही देंगे ना इसको, यहाँ पे भी मृदु ही देंगे। यूरिया क्रिएटिनिन कितना है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना देना चाहिए। अच्छा, यूरिया क्रिएटिनिन के हिसाब से। यूरिया क्रिएटिनिन देखिए, एल्बुमिन देखिए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है सर। हाँ मैं अभी देखती हूँ, मेरे पास है उसकी। और आप उनको बुलाइए, हमें एक बार उनसे बात करना है कि क्या उनका तबीयत है, कैसे हैं अभी, बात करना। ठीक है सर। थैंक यू। और एक कोई राजीव अग्रवाल जी आए हैं सेशन में। राजीव अग्रवाल जी कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। राजीव अग्रवाल जी कृपया अपने बारे में बताइए, आप कौन है? ये पेशेंट है कि डॉक्टर है? हेलो। हाँ जी, आप कौन है? सर मैं राजीव अग्रवाल हूँ, आगरा से। जी सर मैंने एमडी किया हुआ है किया शरीर में अभी रिसेंटली। अच्छा, आप डॉक्टर साहब हैं? जी सर। हाँ, तो सर आपने कहाँ से किया है क्रिया शरीर में? सर मैंने किया रचना में सर, क्रिया रचना में किए हैं? जी सर। और कहाँ से किए हैं सर? सर मैंने प्राइवेट से किया है, साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, अच्छा। तो आप क्या लेक्चरर हैं कि रीडर हैं? सर असिस्टेंट हूँ सर अभी मैं। असिस्टेंट, आप कहाँ पे है ज्वाइन सर? सर एमडी कॉलेज है आगरा में। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। सर एक्चुअली क्या है, आपका जो अभी आप जो क्लास दे रहे हो आपका वीडियो नहीं आ रहा, आप वीडियो। असली में मेरे पापा बीमार है ना, तो मैं जैसे चल रहा है वैसे चला रहा हूँ। पापा ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो रोज का रोज वीडियो आएगा। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप जैसे सर एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ अपनी। हाँ सर। तो सर शाम की मेरी टाइमिंग रहती है, आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं आपकी क्लास दे पा रहा हूँ। तो सर आपकी जो वीडियो होती है तो वीडियो या फिर नोट्स व्हाट्सएप पे मिल सकती है ग्रुप में सर?
हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, हर लेक्चर के बाद पीडीएफ मिलता है। ठीक है सर, और बाकी लिंक रहता है तो आप फेसबुक पे सुन सकते हैं। जी सर, फेसबुक का लिंक दिया जाता है, फेसबुक पे अच्छा सब रिकॉर्डेड रहता है, वो आप सुन सकते हैं। तो सर लिंक आएगा सर आपके लेक्चर के बाद? आप ग्रुप में डाल दिया करिए, आपको लिंक मिल जाएगा रोज। ओके ओके सर, ओके बहुत सर। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सर। जी जी सर, जी सर। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो कृपया बताइए। डॉक्टर सविता पेठे मैम, आप कितना दिन के बाद आई हैं? कहाँ थी मैम? सविता मैम प्रणाम सर। आप हमें भूल ही गई, कहाँ थी आप इतना दिन से? नहीं नहीं सर, भूली नहीं मैं, आप ऐसे नहीं। मैं थोड़ा मुंबई कोल्हापुर इसमें जी हुई थी, इसके लिए बेटे तो आपका के कोई इसमें। एक्सपीरियंस नहीं है तो तो मैं शेयर सुनती हूँ फेसबुक पे, नहीं तो यूट्यूब मैं सुनती हूँ हमेशा से लेक्चर। जी जी मैम, कोई केस आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं। सर अभी तो नहीं है, लेकिन मैं सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं हूँ, इसके लिए। कोई बात नहीं, कुछ आप एक दिन इतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे ना कि पूरी दुनिया देखेगी। कुछ दिन की बात है अभी, जी सब सर। अच्छा हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम, अर्चना मैम, कुछ बताइए आपके केसेस। नवजोत कौर मैम तो अभी टॉप की प्रैक्टिशनर है चंडीगढ़ में। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, अर्चना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। वर्षा कौशिक मैम, कुछ बोलिए आप लोग। माधुरी मैम, कुछ सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं। हरिशंकर जी कुछ बताइए। शैलजा मैम कुछ बताइए, बोलिए बोलिए। डॉक्टर एमपी सुशील सर, आप कोई केस बताएंगे प्लीज? सर नमस्ते। कैसे हैं सर, कहाँ थे? बढ़िया है देर सर, से ढूंढ रहे हैं आपको। आपका आशीर्वाद है सर। सर बताइए, कोई केस बताएंगे सर आप कृपया? केस नहीं बताएंगे सर, आज एक हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन का केस आया 4 mm का। अच्छा, 4 mm का, अच्छा। हाँ सर, उसका मैनेजमेंट सर मुझे ज्यादा सही नहीं ढंग से पता। वो तो कोई भी बता देगा, कोई बताइए प्लीज। अर्चना मैम, नवजोत मैम, कुछ बताइए। कुछ किसी को आता है गॉलब्लैडर स्टोन का? कोई भी बता देगा यहाँ पर। आप मंदाकिनी मैम, आप बताइए, गॉलब्लैडर स्टोन के लिए आप उस दिन क्या क्या दी थी? मंदाकिनी मैम सुन रही हैं क्या? मैम खाना बना रही है। सर रुकिए, अभी मंदाकिनी मैम बताएंगी। मैं ऐसे बता देख लेंगे। अच्छा, मैं बाद में बताता हूँ। नहीं तो मैं बताना चाहता था, हजरल भस्म दीजिए, त्रिविक्रम रस दीजिए, फिर उसके बाद में भद्राश्म चूर्ण, कंकासव दे दीजिए, पित्तज ग्रहणी की सारी चीजें। आप पहले सर केस टेकिंग तो करिए, फिर पता चलेगा। केस टेकिंग ठीक है सर, ठीक है सर, केस चेक करके बताएंगे सर, कल पूछेंगे। हाँ सर, हाँ सर। सर सर। एक मिनट सर, अरविंद सर। हाँ सर ये जो आप त्रिविक्रम रस बोलते हैं ना सर, वो अपने गुणेश शास्त्री में उसका कंटेंट कुछ रक्त बोल वगैरह ऐसा दिया है सर। वो अच्छा, हाँ, वो गायनेक केसेस में से दिया जाता है, दिखा है। मैं जो बोलता हूँ ना, वो गॉलब्लैडर स्टोन वाला त्रिविक्रम रस बोलता हूँ मैं, वो उसके तो बारे में। प्रव्याद रस में भी ताम्ररस में है सर, प्रव्याद रस में है। पर ना जो आप त्रिविक्रम रस, मैंने गुणेश शास्त्री निकाला ना, अपना गुणेश शास्त्री है ना। तो आप एक ही ग्रंथ पढ़ती है ना, मैं बहुत सारे ग्रंथ से पढ़ता हूँ। तो हाँ, त्रिविक्रम तो मैंने पढ़ा है ना, उसमें गॉलब्लैडर स्टोन की व्याख्या। अच्छा तो हेलो। हाँ जी, हाँ वही सर, शायद मेरा एक ही किताब उसको बता, वही पूछना था डाउट कि त्रिविक्रम रस मतलब वो तो अलग आप है। जो बोलती है ना गुणेश शास्त्री जी का बुक, उसमें हाँ गायनेक रिलेटेड केसेस का है, वो आपका बात सही है। हाँ लेकिन मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता हूँ ना, तो जो मैं बोलता हूँ उसके कंटेंट्स अलग है। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने वो कंटेंट पढ़े तो मुझे लगा प्रव्याद में है ताम्रभस्म वगैरह वो, पर इसमें नहीं है कुछ ऐसे। ठीक है, चलेगा सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर मैंने शेयर किया है सर, इसकी रिपोर्ट में केवल और आप केवल पहले मंदाकिनी मैम आ गई हैं, ये बताएंगी कि इन्होंने गॉलब्लैडर स्टोन में क्या क्या दवाई दिया था। हरिशंकर जी, सर पहले देख लीजिए ना, इसमें यूरिक एसिड केवल बढ़ा है, 8.73 है, 3 to 7 होना चाहिए, 8.73 है। बाकी ब्लड यूरिया, यूरिया क्रिएटिनाइन सीरम, फैटी लीवर भी है, फैटी लीवर ग्रेड 1 है। और हाँ सर, इनको थायराइड भी है,
और जो सोडियम है इसमें इनके में लो है थोड़ा सा। आप इनको तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे तो यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा सर, और फिर और उसके यकृत भी अच्छा हो जाएगा। आप महातिक्तकृत देंगी ना तो फैटी लिवर पूरा ठीक हो जाता है। महातिक्तकृत मिला करके दूं ना उसमें उनको क्षीर बस्ती। हाँ, क्योंकि वो समान गुण धर्म है ना, फैटी लिवर स्नेह युक्त है ना, फैट को पचाना है तो महातिक्तकृत डालेंगे वो तुरंत जाएगा और पचा देगा फैटी लिवर को। तो 7 डेज का तिक्त क्षीर बस्ती देते हैं ना सर? दे दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए क्या आता है। और इसके बाद अभी मुझे बताइए कि विरेचन इसको जो देना है उसमें द्रव्य क्या यूज करूँ जो मृदु हो? तो आप मनुका खिला दीजिए ना, किशमिश को भिगो के रात को खिला दीजिए। मनुका कैसे, मतलब अभी 3 दिन तो हो गया सर इसका वो स्नेहन स्वेदन होते हुए, मलुका से कैसे हो जाएगा? मलुका से या एरंड तेल दे दूं प्लेन? मनुका से या एरंड तेल को शुंठी डाल के दे दीजिए। तो कितना एरंड तेल दूंगी सर? उसका तो कोस्ट जो है मध्यम टू कोस्ट है। 4 चम्मच। नहीं सर, 4 चम्मच में हो जाएगा 1.5 से 2 घंटे में? हो जाएगा हो जाएगा, रात को दे दीजिए सुबह हो जाएगा। या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको हम ऐसे करके और फिर इसको हम डेली मृदु विरेचन रख दें? शुंठी डाल के एरंड तेल दे दीजिए। सर ऐसा होता है क्या कि हम अगर पूरा यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा? सर संशोधन का क्रम का फिर यहाँ पे क्या रोल रहेगा? जब कोई रोल नहीं रहता। एरंड तेल जो है ना वो अग्नि बढ़ाता है, वो अग्नि मंद नहीं करता। लेकिन हम जो दोष कोष्ठ में लेके आए हैं अब उसको हम धीरे धीरे निकालें। हाँ, आप एरंड तेल से भी करा सकते हैं, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि इच्छा विधि देके इतना विरेचन करा के 50 वेग 30 वेग करा के अवर वेग 10 वेग करा करके और उसको फिर क्या कहते हैं वैसे करा देते हैं। हाँ वैसे तो सिंपल एरंड तेल से दे करके इसको फिर अवर वेग से करा लेते हैं और फिर उसके बाद ठीक दे देती है ना? ठीक है सर। और आपकी बहन को आपने फोन किया? हाँ बोला है सर, उसको लिंक शेयर तो कर दिया। ठीक है। हरिशंकर जी हैं, उनके पास गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आए हैं, तो आप क्या दी थी थोड़ा बताइए। सर गॉल ब्लैडर का जो पेशेंट है, पहले तो आप अपने पेशेंट का सिलेक्शन कीजिए क्योंकि देखिए सर जहां तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट होते हैं उनका अपथ्य नहीं होना चाहिए, और मेरा पेशेंट बहुत बड़ा अपथ्य कर गया था। तो आप सोच समझ करके पेशेंट को चेक कर लीजिए और उसको पहले ही बता दीजिएगा कि ये एक कृच्छ साध्य व्याधि है, ठीक है? तो इसको हम ट्रीट करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो आपको जाना पड़ेगा ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कृच्छ साध्य व्याधि क्या होती है, ठीक है सर? हाँ, और दूसरी चीज की पित्तहर रक्त प्रसादन चिकित्सा करनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक? अब आपका जो कौन सी पित्तहर? हाँ सर, पित्तहर कौन सी चिकित्सा? पित्तहर चिकित्सा जी, है ना सर? और इसमें करना क्या होगा कि जैसे कि आपने अगर पेशेंट अपना देखा है ना, तो आप उसको छोड़ मत दीजिएगा दवा दे करके, उससे रोज फोन करके पूछते रहिएगा कि तुम्हें दर्द है या नहीं है, और उसका हर 15 दिन पर आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। अभी तो मैम वो जो उसको दर्द है मैम, ज्यादा दर्द है अभी उसको? हाँ सर दर्द है तो फिर पहले तो उसको मात्रा वो बस्ती वगैरह देखिए, पहले तो दर्द ही खत्म करिए, पहले तो देखिए वो अटका कहाँ है। मैम हम जो है हम लोग पंचकर्म में नहीं जानते कुछ भी, तो हो पाएगा बिना पंचकर्म के? सर अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे आप? फिर पंचकर्म ही करोगे ना, यानी तो भगाओगे? मैम यहाँ सुविधा ही नहीं है, मैं पतंजलि में हूँ मैम। तो सर आप पतंजलि में तो सर तो आप एक विरेचन तो दे ही सकते हैं ना, एक बार विरेचन करवा लीजिए उसका। अच्छा, पहले दर्द का शमन तो कीजिए, तब ना पेशेंट को हाथ लगाएंगे आप। मान लीजिए आप दर्द में दवा दे दी और वो वहीं फूटने लग गई और जाकर के फंस गई वो, तब क्या करेंगे आप? तो मैम दर्द के लिए क्या करें? पहले आप दर्द के लिए क्या करेंगे, दशमूल क्वाथ वगैरह दीजिए उसको। आपकी जो दर्द की गोलियां आप देते हैं दर्द के लिए, वात का शमन कीजिए। सर वात बढ़ी हुई है ना, पहले तो सिंपल सी बात है सर, उसका देखिए भूख कैसी है, उसको मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले ग्रहणी दृष्टि ठीक करिए, उसका मोशन क्लियर कीजिए, दीपन पाचन कीजिए, तो अपने आप ही दर्द सबसाइड हो जाएगा सर। जी सर उसके बाद आप पूरे पैरामीटर देख लीजिए, पेशेंट को ठोक बजा लीजिए, है ना? मैंने तो रोज अंदर में करती थी, उसके बावजूद भी मेरा पेशेंट का खराब हो गया। नहीं मैम, आपने बहुत सही कर लिया था मैम, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं बना, बस यहाँ दिक्कत पड़ गई।
नहीं, कॉन्फिडेंस तो मुझे तभी भी था और अभी भी है, लेकिन मेरा पेशेंट मुझे नहीं बताया। अगर मुझे बताता ना मुझे दर्द है तो मैं तुरंत उस समय दवा रोक करके अल्ट्रासाउंड कराती सर। तो सर पहले आप इसका ठीक कीजिए दर्द वगैरह, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और एक बात और जान लीजिए, जब पथरी जब हम लोग तोड़ते हैं ना तो वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जो सर एक सर और थे जिन्होंने डाला था उनकी भी बढ़ गई थी टूटने के बाद, और मेरे पेशेंट की भी पथरी बढ़ी थी, 14 से 16 हो गई थी 15 दिन के अंदर। तो वो जो मेरे ख्याल से जो उसके जो स्कैटर्ड बिछे होते हैं ना, टूटे होते हैं चूरा, वो जाकर के कलेक्ट होने लगता है। तो आपको इसमें मेरे हिसाब से तो कराना पड़ेगा। तो आपके पेशेंट का अगर 9 mm है ना, 4 mm 4 mm है ना, तो सर पहले तो आप ग्रहणी दृष्टि ठीक करेंगे तो आरोग्यवर्धिनी से भी ठीक होने लगेगी वो तो सर। क्योंकि मैंने एक पेशेंट ट्रीट किया था तो उसको मैंने सिंपल आरोग्यवर्धिनी और एक ड्रग चलाया था, उससे उसकी ना 8 mm की थी तो 4 mm हो गई थी उसकी, लेकिन उसकी किसमें ट्यूब में थी, कॉमन वाइल डक्ट में थी उसकी। तो आरोग्यवर्धिनी में हम क्या क्या दे दें उसको? सर आरोग्यवर्धिनी आप अभी तो ग्रहणी दृष्टि ठीक करेंगे ना, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी चला दीजिएगा। ठीक उसमें आरोग्यवर्धिनी चलाइएगा और आरोग्य चला करके उसको दूध पे रखिएगा, तो देखिएगा धीरे धीरे। क्योंकि मेरे पेशेंट को 3 महीने के अंदर कॉमन वाइल डक्ट में था तो वो 8 से 4 mm हो गई थी। ठीक, मैंने उस समय रिस्क नहीं लिया था तो अताड़ी करने का, मैंने केवल आरोग्यवर्धिनी नित्यानंद रस पे चलाया था मैंने उसको। जी। तो पहले आप ग्रहणी दृष्टि ठीक कर लीजिए। मैं हमेशा पहले ग्रहणी दृष्टि ठीक करती हूँ। अगर कोई इन्फेक्शन होता है ना, या उसमें लीवर में कोई स्वेलिंग होती है, हेपेटोमेगेली वगैरह होती है, पहले उसको करेक्ट करती हूँ, फैटी लीवर ठीक करती हूँ, तो उसमें से आधी वो अपने आप ही ठीक हो जाती है सर। आप इतना कर लीजिए फिर बताइए सर। ठीक है सर? ठीक मैम, ओके। अच्छा हरिशंकर जी, आपने जो डॉक्टर बात करी थी उनकी बहन से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल सर। हाँ, तो प्रज्ञा जी आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए, और शशि मैम आप केस टेकिंग करिए बच्ची का। अभी तो बच्ची ठीक हो गई। कृपया वीडियो ऑन करिए प्रज्ञा जी। अभी जो मैम बात करी थी ना, इंटेलिजेंट मैडम, उनकी बहन है। जी। वीडियो ऑडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। और शशि मैम आप बच्ची से बात की थी एक बार, आपको याद होगा। हाँ जी सर, मुझे याद अब है। ये बच्ची पूरा ठीक हो गई है तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड वाली। हाँ, पूरा बच्ची ठीक हो गई है, 100% ओके। स्कूल भी जाने आप बात करिए मैम। चेहरे पर तो दिख रहा है, काफी बढ़िया चमक है। हाँ जी बच्चा, नमस्ते। आप बिल्कुल कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। कैसे हैं? बहुत ठीक हूँ मैं अभी, बहुत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। ठीक है, अब पेट में दर्द तो नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होता ही नहीं है। अच्छा, अब पॉटी वोटी ठीक से आती है? हाँ, पॉटी ठीक से आती है? हाँ अच्छे से पॉटी आती वगैरह है। ठीक से आती है? हाँ सही आती है। भूख अब अच्छी कोई लगती है? परेशानी नहीं, अब कोई भूख परेशानी अच्छी नहीं लगती है? हाँ, भूख बढ़िया लगती है? दिन भर खाती मतलब रहती है, दिन भर खाती रहती है। नहीं, दिन भर भी नहीं खाना है, भूख लगने पर ही खाना है। ठीक है? हाँ जी बच्चा। मैं खाने भी देती हूँ, क्योंकि 7 महीने का जो ब्रेक है ना, उसके जो कमजोरी के बाद भी निकली है, तो इसको मैं खाने देती हूँ। खाओ और अपनी कमजोरी दूर करो और पढ़ाई करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी के साथ में एक चीज है कि उसका जब सिस्टम है, मतलब बॉडी खुद ही आपसे मांगती है खाना। ठीक है? नहीं मांग, तो जब वो कहती है ना मम्मी बहुत जबरदस्ती तेज भी। भूख लग रही है, मम्मी खाने को हाँ, तो बहुत तेज भूख लग रही है, तभी देती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि खा ले। स्कूल भी इन चीजों जाती का है। ख्याल रखना है। हाँ तो खेलते उलते हैं कि नहीं अभी? हाँ, हाँ, अब तो अच्छे से पूरे खेलना है, दिन कूदना है। धमा ठीक है चौकड़ी बच्चा? करती रहती है। पूरे दिन और धमा टेंशन चौकड़ी वेंशन नहीं लेना है, ना, ये बड़ी ये टेंशन बच्चे नहीं है है ना? ना। आपने एकदम मौसी खुश को रहना क्या है। गिफ्ट दिया? मौसी को कुछ गिफ्ट ठीक है? दिया क्या? मौसी ने आपको इतना मेहनत से ठीक किया है, कुछ गिफ्ट देना चाहिए मौसी को। मौसी को ये खुद ही गिफ्ट है, मौसी की लाडली है ये। अच्छा, मंदाकिनी मैम, आपने बहुत मेहनत किया है इनके लिए, प्राउड ऑफ यू मैम। सर मुझे प्राउड आयुर्वेद पे है, क्योंकि जहाँ पे सारे डॉक्टर छोड़ चुके थे और ये लड़की एकदम मतलब एलोपैथिक एकदम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था सर, उस समय हमारे आयुर्वेद ने इसको एकदम नॉर्मल किया, इसकी बॉडी को एकदम अपने वे में लेकर के आए सर। जो नेचुरल एक बॉडी होती है ना, सारे रस धातु जितनी भी सप्त धातुएं होती हैं, सब कुछ वो अपने वे में आई, उसको आराम पड़ा सर। तो मैं सर तो बहुत आयुर्वेद को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सबसे बड़ी चीज तो आपको सर,
कि आपने इसको हाथ छुआ, कोई नहीं छू रहा था, सारे साइकियाट्रिस्ट, सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट शायद से सारे किनारे हो चुके थे सर उसमें। जी और जिस तरह से इसको फिट चाहते थे तो हम तो सोचते थे कि कहीं ऊपर का कुछ ऐसा है क्या। तो भूत प्रेत पाठक सर। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर। पाठक सर देखो बच्ची के चेहरे पर कितना, और माँ बेटी कितना स्माइल है, कितना मतलब अच्छा लगता है जब बच्चा कोई ठीक होता है। तो आज हमने पढ़ाई किया इतना मेहनत से, तो आज लग रहा है कि हाँ सच में हमारी पढ़ाई काम आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर का यही काम होता है कि हमारा पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाए। सर हमें तो कोई मतलब ही नहीं है सर जिस बिटिया से, लेकिन हमें भी अच्छा लग रहा सर जी। खुद में सर बहुत प्रसन्नता हो रही है इनके चेहरे को देख के। हाँ बोलिए मैम। वेरी गुड डॉक्टर साहब जी। हाँ, बोलिए मैं मैम। आज इस मंच पर आप सभी को स्पेशली डॉक्टर पाठक जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज जो भी मेरे या मेरी बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान है उसके सबसे ज्यादा हकदार आप ही हैं, और उसके बाद डॉक्टर मंदाकिनी है और आपकी पूरी टीम है। जी जी मैम। हाँ, क्योंकि मैंने अपने कानों से और अपनी आंखों से देखा कितना सपोर्ट आप लोग करते थे। जब मैं डॉक्टर मंदाकिनी के पास थी तो सारे मिलके सब पूरा सजेशन देते थे कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए। मैं एक बार को घबराई थी, बट आप लोगों ने मुझे डिगने नहीं दिया अपनी ईमान से। तो ये है कि जो भी है, मैं आपकी पूरी टीम का, स्पेशली डॉक्टर पाठक जी का और मंदाकिनी जी का हृदय से आभार करती हूँ कि आज जो भी सिचुएशन में मैं हूँ, मैं आप लोगों की वजह से हूँ। और शशि मैम को भी विश्वास नहीं करती थी। शशि मैम को भी थैंक यू बोलिए। शशि मैम को मैं तो पूरी शशि मैम को तो क्या, मैं पूरी टीम को बोल रही हूँ, जो इस समय नहीं है मैं उनको भी बोल रही हूँ। आप मेरी तरफ से बोल दीजिएगा कि मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रही थी। जी थैंक यू। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, ये प्रज्ञा मैम है ना, ये ऐसे तो टीचर है लेकिन हमारे सारे सेशन सुनती है, उनको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है। जी हाँ, मैं सारे सेशन आपके सुनती हूँ, पेशे से टीचर हूँ, बट लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना और देखना, सब कुछ अच्छा लगता है, देखती हूँ मैं। और इसके लिए आपके चेहरे पे श्रेय आता है। मैम आपके चेहरे पे भी पहले से बहुत ज्यादा खुशी है, ये देख के हमें बहुत खुशी लग रही है। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, थे इसके हकदार आप सभी लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, आप सभी लोग हैं। जब बच्ची बीमार थी तो आपका चेहरा भी बहुत मुरझाया हुआ था, तो अब मालूम हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। बिल्कुल, अब बहुत अच्छा लग रहा है आपको और बच्ची को दोनों को देख के मैम, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैं फिर से आप सबका, आपकी पूरी टीम का, आपका हृदय से आभार करती हूँ। और जिस सिचुएशन से आप लोगों ने मुझे निकाला है ना, ऐसे ही आप लोग करते रहिए। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की एकता देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ, डॉक्टर मंदाकिनी को बोलती हूँ, भाई तुम लोगों में बहुत अच्छा है, ये बहुत एकजुटता है। इतनी एकजुटता कहीं दिखने को मिलती नहीं है, बट मैं अपने स्कूल में भी देखती हूँ, इतना है नहीं मेरे स्कूल में जितना आप लोगों में है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब दोनों के चेहरे पे स्माइल देख के हमें भी बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये ना, इसके वीडियो देखे थे हमने, बहुत पेन में थी वो, मतलब हमें भी इतना बुरा लगता था ना उस टाइम जब उसके वीडियो हम देखते थे, तो बहुत ज्यादा कन्वल्जन्स वगैरह, पेन बहुत ज्यादा था, बहुत रोती थी वो, तो बहुत बुरा लगता था उसको देख के। अभी आज हमें भी सच बहुत अच्छा लगा। अभी आप इनको पढ़ाइए लिखाइए, बहुत आगे बढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए इनको। हाँ, अब अपना पुराने रूटीन पे आ चुकी है। अपना सुबह स्कूल जाना, 5 बजे जाग जाती है और सुबह 7:45 बजे स्कूल चली जाती है। यहाँ पे 11 बजे छुट्टी होती है, तो 11 बजे आ जाती है। लौट के फिर अपना होमवर्क करना, क्लास वर्क जो दिया जाता है वो पूरा कंप्लीट करना, शाम तक अपना करती है। अपना जब खाना मांगती है तब खाना देती हूँ। प्रॉपर चल रहा है। किस क्लास में है वो? किस क्लास में है बच्ची? 9th में है सर, 9th में। क्या बनना है बच्ची से बताओ जरा, पूछो। हाँ जी, पूछिए आप पूछिए। अभी मैंने कुछ बेटा क्या बनोगी? अभी कुछ डिसाइड करा नहीं है मैंने। अच्छा ठीक, ओके, बिल्कुल टॉप करती रहे ना, सही हो गई हो। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छे से खाना खाना, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना, नहीं मैं खाती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना।
नहीं नहीं, इस मामले में तो ना ये बिल्कुल आरएसएस वालों पे गई है। बहुत बढ़िया। उसके स्कूल में बताया गया है कि बिल्कुल ही फास्ट फूड नहीं लेना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, तो बिल्कुल नहीं खाती है। बल्कि मैं एक बार को फिर भी खा लूंगी थोड़ा मोड़ा कभी कभी, ये बिल्कुल नहीं खाती है। बढ़िया है मैम, बढ़िया, गुड। प्रज्ञा जी, आप ये बताइए कि आपने मंदाकिनी मैम को बीएमएस में क्यों एडमिशन करवाया, वो भी तो बता दीजिए, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट है तो आयुर्वेद में क्यों भेजा आपने, एमबीबीएस क्यों नहीं कराया? एक्चुअली सर मुझे नहीं पता, एक्चुअली मेरे फादर ने करवाया था और मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन वो जहाँ भी है आज बहुत अच्छी जगह है, और बीएमएस से और एमबीबीएस से कोई मतलब नहीं है। एमबीबीएस करे मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको अपनी डिग्री का कोई भी मायने ही नहीं पता और उनकी डिग्री से कोई फायदा नहीं है, एक तरीके से डिग्री लेके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। तो आप जिस भी पोस्ट पर है, जिस भी सिचुएशन में है, आप उसको अच्छे से हैंडल करिए, वो सबसे अच्छी बात है। वो जहाँ है बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत खुशी होती है। आयुर्वेद बुरा नहीं है, सबसे पुरातन तो वही है। हाँ वही ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में क्यों तो वही है, उसका कुछ तो रीजन होगा। और फिर उसको उसकी खुशी है, उसको जो पसंद था वो उसको मिला। जी, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। नहीं वाकई में इंटेलिजेंट है, वाकई में। मैं एज ए सिस्टर नहीं तारीफ करूंगी, एज ए डॉक्टर तारीफ करूंगी उसकी। बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, बहुत अच्छी डॉक्टर है, और आपके सानिध्य में और अच्छी होती जा रही है और निखरती जा रही है वो। और इन्होंने चैलेंजिंग केसेस, आईसीयू मैनेजमेंट भी किया है, गायनेक केसेस हैंडल किए, बहुत इंटेलिजेंट है। जी ठीक है, थैंक यू आपका, थैंक यू, फिर मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है? जी सर। हाँ जी सर। जी हमारा सर पर्सनल क्वेश्चन है सभी डॉक्टर्स से सर, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बराबर पेमेंट नहीं देंगे बीएमएस एमबीबीएस को, इस पे सर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही रहने वाला है। और ये मत ऐसा सोचिए कि आज कुछ नया हो गया है, ये बहुत पहले भी होता था, ऐसे उसके पहले भी होता था। तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? आयुर्वेद शाश्वत है, भगवान ने लिखा है, ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है। जब तक हम लोग मेहनत करेंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल जो गवर्नमेंट सर्विस में है या सर्विस में उनके लिए सर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो सर पैदा होता है, जिसको होता है वो होता है। अब वो अंग्रेज लोग भारतीयों को गाली देते हैं, तो आपको मन में रखना है तो आप रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। अंग्रेज लोग भारतीयों को गाली नहीं देते हैं क्या? बाकी किसी को कुछ बोलना है इस बारे में तो बोल सकते हैं। मेरा इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा पे क्या फर्क पड़ेगा आपका? कोई वो तो नहीं बदलेगा सर ना? हमें हम अपने आप को कमतर समझते हैं तो हम कमतर महसूस किए जाएंगे। नहीं सर, हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जब उनके हाथ खड़े हो जाते हैं तब उसके बाद अपना काम शुरू होता है। सर हमें तो लगता है हम सब आयुर्वेद के डॉक्टर्स बहुत स्पेशल बन जाएं तो सर काम हो जाएगा। हेलो अरविंद सर। हेलो सर, मैं हमने कहा आयुर्वेद के डॉक्टर स्पेशल हो जाएं, एक एक सब्जेक्ट पकड़ के तैयार हो जाएं तो सर हो सकता कुछ। सर तैयार हो, अरविंद सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और यही मोटिवेशन दे रहे हैं सर। सारे वैद्य कुछ नहीं तो 6-7 डिजीज पे अपना आधिपत्य कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट पे कर रहे हैं। सर का काम ही यही सर, यही कर रहे हैं और हम सबका प्रयास भी कहना चाह रहा था सर मैं ये कह रहा था। जी बोलिए सर। किडनी डिसीज के लिए आपने एक क्लास ली थी पहले, सीकेडी के लिए, क्रॉनिक किडनी डिसीज के लिए। मैंने सर नहीं, मिश्रा सर ने भेजा, जितेंद्र मिश्रा सर ने भेजा। अच्छा अच्छा। तो सर सीकेडी के लिए आपने बोला नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा आपको सारे। सर वो नोट्स सर अभी ग्रुप में कोई ग्रुप नोट्स नहीं आए सर टाइप के।
किसको बोल रहे हैं सर? सर क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए। आप अभी आए हैं तो रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का जी फल सर। मीठा होता है ना सर, सब हाँ मिलेगा। सर बिल्कुल 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 सही बात है आज सर। ही, आज ही कैसे होगा, अभी सब्र करिए, इंतजार करिए, मिलेगा सर। बिल्कुल ओके ओके सर थैंक यू। आप एमडी किए तो 3 साल एमडी करने में लगा, एक ही दिन में नहीं सब पढ़ लिया। नो नो सर, एक्चुअली सर मैं आयुर्वेद इंतजार के करिए, बारे सब में नॉलेज रखना चाहता हूँ। मैं बेसिकली सर मैंने एमडी तो किया है, लेकिन मेरे साथ में मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस ही की है सर शुरू से अब तक। मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम तो देना पड़ता है ना, बच्चा हाँ गर्भ नहीं में रहता है तो 9 महीना टाइम देना पड़ता है, नहीं और बात बोलेंगे समझ में आज ही सर। बच्चा आ जाए और आज ही जन्म ले ले, तो ऐसा नहीं 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 होगा नहीं ना। सर नहीं, सब्र नहीं करिए, सर सब्र पॉसिबल नहीं करिए। है। सर मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपना एलोपैथी किया है इधर सारा, आयुष में मैं अभी भी जॉब करता हूँ, तो मैं आयुर्वेद के बारे में नॉलेज लेना चाहता हूँ सर। तो मिलेगा आपको, आप जुड़े रहिए, सब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर थैंक थैंक यू सर। डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं सर? एमवी सुशील सर बहुत बड़े डॉक्टर हैं आप, सर बताइए सर। सर अभी तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। आप अगर बताना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर कुछ डिस्कस करना सर अभी ये चाहें। चर्चा चली थी ना एमबीबीएस डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के संबंध में, मैंने कहा था हाँ सर। कि अपने ऊपर अपने पेशे का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं पिछले 30-32 साल से केवल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे पास एलोपैथिक डॉक्टर्स इलाज करवाने के लिए आते हैं। उनको मालूम है आयुर्वेद का बेसिक फंडा क्या होता है, और वो बचपन से ही वो लोग खुद जानते हैं कि हम लोग आयुर्वेद में ही रहे, आयुर्वेद में ही बड़े हुए हैं। एलोपैथिक साइंस जरूर सर्जरी के अंदर आगे बढ़ा हुआ है, बट उसमें भी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। बट हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को क्या कि ये सरकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी बात छोड़ दीजिए, बट प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है उनको ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं और हम उनसे कहीं पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं, हम उनको डील करते हैं कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को, और उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम उनका पूरा जानते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पूरा का पूरा जानते हैं और पूरा हमने किया हुआ है, लेकिन उनको आयुर्वेद का एबीसीडी का नॉलेज नहीं। तो क्या है कि हम उनसे बहुत आगे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और उनसे ज़्यादा ही हम पैसा कमाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है सर, बट इंफीरियरिटी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहूँगा सभी लोगों से। थैंक यू सर। जी सर, मैं भी आपकी बात का समर्थन करती हूँ सर। और आयुर्वेद की जीत यहीं पे है कि अब एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद पढ़ाने की बात हो रही है, तो आयुर्वेद यहीं पे जीत जाता है। हमें इंफीरियर नहीं मैडम, समझने की कोई जरूरत नहीं है सर। नहीं वो तो बात अलग है। वो कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स क्या है कि उनको जब तक बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा, जब तक दोष धातु मल नहीं पड़ेंगे, जब तक वो उसको समझ नहीं पाएंगे। और मेरे पास तो ऐसे केस आए हैं कि जिनको एम्स के डॉक्टर्स ने रेफर किया हुआ है। जैसे मैं क्या है कि इसरो का भी कंसल्टेंट हूँ, ICRO है ना, उसका भी कंसल्टेंट हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो एम्स के डॉक्टर्स जो आयुर्वेद को जानते हैं, नॉर्मली एलोपैथिक डॉक्टर्स को क्या है कि आयुर्वेद को ज्ञान नहीं होता, तो वो लोग बोल देते हैं भैया आयुर्वेद में कुछ नहीं है, सब फालतू की चीजें। लेकिन एम्स के जो दिल्ली में बैठे हुए बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको जिनको आयुर्वेद का नॉलेज है, वो बोलते हैं नहीं भैया हमारे लिमिट इतनी है, आप एक काम कीजिए, आप एलोपैथी आयुर्वेद में जाके ट्रीटमेंट कीजिए, तो उसमें क्या है कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने देखा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं, और एक तो बहुत आज से करीब 8-10 साल पुरानी बात है, आइंस्टीन के बाद उनका नंबर आता, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको क्या है कि कीमो जब दिया गया तो उन्होंने बताया कि आपका जो रेडिएशन है या आपका जो कीमो है वो क्या है कि मेरी बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो उनकी क्या है कि दोनों पाँव खराब हो गई थी ना, वो चल नहीं पाते थे, बहुत वीक हो गए थे। तो मिस्टर राजौरिया करके हैं वो, तो वो मेरे पास आए थे क्योंकि उनके एक रिलेटिव है यहाँ पर GM थे एवियन में। एवियन का भी मैं कंसल्टेंट हूँ, औद्योगिक विकास का। तो वो लेके आए थे। जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया तो उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि मैंने उन डॉक्टर्स को कह दिया था कि आप जो मेरे को कीमो दे रहे हो उसका डोज ज़्यादा है। हालांकि वो साइंटिस्ट थे, उनको पूरा हर फील्ड का टोटली उनको नॉलेज था। तो उनको क्या कि एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि आप एक काम कीजिए, हमारा यहाँ तक है, इसके बाद हम इससे आगे नहीं जा सकते, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कीजिए। तो वो केरल जाने के मूड में थे। बेसिकली क्या कि मैं केरल का ही हूँ, केरल के ट्रीटमेंट को ज़्यादा करता हूँ। तो उनके कोई रिलेटिव यहाँ पे GM थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर सुशील आप उनके पास। तो मैंने उनको दिया था पूरा ट्रीटमेंट,
तो वो काफी अच्छे होके गए और बकायदा डंडा लेके चलते थे, बिना डंडे के यहाँ से सपोर्ट। उनको मैंने वस्ती भी दिया था और जो भी मेडिसिन दिया था सब दिया था, तो उससे काफी अच्छे हो गए। तो क्या है कि उनका ये कॉन्फिडेंस, और जो एलोपैथिक डॉक्टर से जो आयुर्वेद को जानते हैं वो लोग भी कभी क्या है कि आयुर्वेद को गलत नहीं कहते, उनको मालूम है कि आयुर्वेद में कितना काम है, ठीक है। और हमने हमने अपनी एक बुक पढ़ी है, जब हम लोग शुरू में हम लोग पढ़ते थे एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो उसमें जो एक डॉक्टर थे वो एलोपैथिक करने के बाद फिर आयुर्वेद की उन्होंने पूरी किताब लिखी, जिनको हमने पूरा पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्राग आयुर्वेद में। तो क्या कि आयुर्वेद का जो नॉलेज है एलोपैथिक डॉक्टर्स को, वो लोग कभी भी इसको आयुर्वेद को ये ऐसा नहीं कहते कि हमसे नीचा है, वो मानते हैं कि ये बराबर है और इसमें हमसे अच्छी चिकित्सा है, बेसिकली वो सब लेके चलते हैं। इसलिए हम लोग को डॉक्टर कहीं से घाणेकर सर, हाँ यस यस डॉक्टर घाणेकर, उनकी हमने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें ये वेग वगैरह के बारे में पूरा हमने पढ़ा था। तो क्या है कि एक्चुअली क्या है कि है ना, हम लोग को अपने मन में क्या, हम लोग को एक इन्फिनिटी रहता है क्या कि वहाँ पे क्या है कि सब है ना एक 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 एक्स्ट्रा कवर है, वो खुद जानते हैं इस चीज को, एक दिखावा है वहाँ पर कि उससे क्या है कि पूरी जो अपनी जो आज की जनरेशन उससे प्रभावित होती है। बट जब हम प्रैक्टिस में आते हैं ना, जब चीज को जानते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हम कहाँ पर है और वो लोग कहाँ पर है। प्योर एमबीबीएस करके जो लोग निकलते हैं, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं एमबीबीएस करने के बाद में, बोलते सर हमको कोई भी नॉलेज नहीं, जब तक हम एमडी नहीं कर लेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा एमडी नहीं, आपको डीएनबी भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ हासिल होगा। तो एमबीबीएस की हो तो ऐसे हो गया कि बीएमएस से भी गए हुए थे। तो बीएमएस करने वाला क्या है कि बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो एलोपैथी को भी पढ़ता है और आयुर्वेद को भी पढ़ता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने क्या किया, जब मैं पास आउट हुआ था 91 में, 91 से 93 भोपाल का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है आयुष्मान हार्ट हॉस्पिटल, आजकल वो बंसल हॉस्पिटल के नाम से कन्वर्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया था, तो वहाँ पे आईसीयू में काम किया था मैंने। उसके बाद फिर मैं निकला, क्योंकि क्या कि हमारे आयुर्वेद में क्या है कि उस वक्त 91 92 की बात है, वहाँ पे स्कैन जो है एमआरआई जो होती है, एमआरआई तो था ही नहीं, सीटी स्कैन जो होता था 1 या 2 है, एक आध हफ्ते में एक या एक आध महीने में 1-2 स्कैन आते थे 91 92 में। अब तो कॉमन हो गया, रोज के कम से कम 1000-2000 स्कैन होते हैं हमारे होते हैं। तो उस वक्त इको कैसे करते हैं, ईसीजी हम कैसे पढ़ सकते हैं, सब मैंने वहीं से सीखा। और उसके बाद फिर क्या कि फिर मैं जब उन्होंने कहा कि नहीं आप कंटिन्यू करो, मैंने कहा नहीं सब, मैं तो आयुर्वेद पढ़ के आऊँ, मैं तो आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करूंगा। एंड फ्रॉम 91 मैंने अपना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और मुझे अपने ऊपर को पूरा कॉन्फिडेंस था। मेरे साथ के लोग आजकल कहीं बहुत सारी जगह प्रिंसिपल भी हैं, और एक मेरा जूनियर भी है डॉक्टर महेश व्यास, जो कि डॉक्टर एम्स में मेरे ख्याल से डीन है वो, डॉक्टर महेश व्यास। तो वो लोग को मालूम है, तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। और मैंने उस वक्त से मेरे को गवर्नमेंट सर्विस में जाना नहीं था, क्योंकि मैं सिटी में रहने वाला था। तो क्या कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को क्या कि इंटीरियर में भेजते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, जैसा भी होगा करूंगा। और मेरे को क्या है कि बहुत अच्छे गुरु मिल गए थे मेरे, हमारे कॉलेज में डॉक्टर यूएस निगम। तो उन्होंने क्या है कि 3rd ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। डॉक्टर वीएस पुराणिक थे, जिन्होंने सर्जरी में हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। तो हमारे गुरु जो थे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, जिन्होंने क्या कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस दिया। बट कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया ये मैं नहीं जानता। हालांकि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से 90% लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं आज के टाइम में। बट क्या कि हम, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। और मुझे क्या कि बेसिकली मैं केरल को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने केरल में देखा, मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है केरल में, तो उनका बहुत अच्छा नर्सिंग होम चलता था। तो मेरे को वहाँ से भी प्रेरणा कुछ मिली। और हमारे केरल में क्या है कि जैसे अपने यहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पर आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, तो वो मैंने देखा बचपन से। तो क्या कि वहाँ से भी मेरे को प्रेरणा मिली। और अष्टवेदियन डेकार्ट मुस्क यहाँ पे भी मैं गया, और पर्टिकुलर आयुर्वेद में मैंने 1 साल ट्रेनिंग लेके आया। तो वहाँ पे क्या है कि जो मैंने देखा, तो क्या है कि वहाँ का जो सिस्टम था, उसको देखने के बाद जब मैंने अपने प्रैक्टिस भोपाल में चालू की, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का है, क्योंकि वहाँ पे पूरे पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मैंने देखा कर। तो इतने पेशेंट उस वक्त एलोपैथिक हॉस्पिटल में नहीं आते थे, जहाँ से पूरे दुनिया के लोग आते थे। वो सब देखने के बाद अपने आप में क्या कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप। हेलो हेलो, हाँ सर, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे बहुत रहा है। बढ़िया आ रही है आ रही है सर, सर। बहुत
थैंक यू। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने किसी भी है ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो अभी निकल रहे हैं, पूरा यानी कि विषय का अध्ययन करो। मैं यही बोलता हूँ, मेरे पास जितने बीएमएस डॉक्टर्स आते हैं उनको बोलता हूँ, शास्त्र का पूरा अध्ययन करो, अच्छी तरीके से करो, और उसके बाद एमडी की तैयारी करो। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, नहीं साहब हमें आपने कर लिया बीएमएस, तो बोलता हूँ उनसे कि आप एमडी पढ़ो, एमडी के बाद और आगे करो, भले ही आप प्राइवेट फील्ड में जाओ या सरकारी नौकरी में जाओ, आपको शास्त्र का पूरा अध्ययन होना चाहिए। जैसे मेरे पास कम से कम 500 से ज्यादा बुक्स का कलेक्शन है। मेरे को कोई भी दिक्कत होती है मैं उसके देखता हूँ मैं, और जितने भी जो लेक्चरर्स होते हैं उन सबको मैं रेगुलर सुनता हूँ। आयुष्मान इसमें आयुष दर्पण से भी मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, कोरोना के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। सर जी जोशी सर जो है हमारे कॉलेज से ही उन्होंने एमडी किया है, और डॉक्टर यूएस निगम के अंडर में ही उन्होंने एमडी किया है, तो उनका भी बहुत अच्छा सौभाग्य है। तो क्या है कि वो डॉक्टर यूएस निगम क्या है कि बहुत अच्छे पंचकर्मा के, यानी कि उनको चरक ऐसा था कि बिल्कुल वर्बल था, पूरी की पूरी किताब उनको वर्बल आती, तो उतने ही वो प्रैक्टिकल में भी यानी कि महार भी रखते थे। तो उनके अंडर में क्या है कि पढ़ना और उनसे पूरा का पूरा बेसिक जब आप थर्ड ईयर में हो उनसे सीखना, तो वो क्या है कि एक अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट थे आयुर्वेद के बारे में कि हम लोग को क्या है कि कॉन्फिडेंस दे, उन्हीं से प्रेरणा लेके क्या है कि मैंने पूरा का पूरा काम किया। फिर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैं केरल का रहने वाला हूँ, तो मेरे को वहाँ से भी बहुत अच्छा स्कोप मिला, क्योंकि मेरे सिस्टर खुद, कजिन सिस्टर खुद यानी कि एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनके हस्बैंड भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो उन्होंने अष्टविद्यन टेक्काट मुझके यहाँ से बीएम होता था उस वक्त, बीएमएस नहीं था, बीएम किया था उन्होंने तो मेरे ख्याल से 82 में किया था। उनसे भी मेरे को काफी प्रेरणा मिली। तो क्या कि ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वो तो ठीक है, वो अपने हिसाब से, उसमें भी क्या कि बहुत सारी चीजें कहने के लिए कि हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सही बात, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि एक विलेज में चले जाओ तो विलेज में क्या है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर या वहाँ का वकील है या छोटे लेवल का जो वकील है, उससे क्या है कि हम उतना उससे कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये तो चलता रहता है, तो पॉलिटिकल स्टंट रहते हैं सब। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स से बीएमएस उनको कहीं से भी बेनिफिट, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले आपका नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप एक ग्लैमर की दुनिया में, एलोपैथी को आप ग्लैमर देखते हो तो उस ग्लैमर के पीछे मत भागो, आप अपने शास्त्र का अध्ययन करो, फिर उसके अंदर ग्लैमर डेवलप करो, तब क्या है कि आपको बहुत कुछ चीज मिलेगा। मेरा कहना इतना है। ठीक है अरविंद सर, थैंक यू। ज्यादा समय ले लिया, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने ना। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू सर। सर आपका क्लिनिक कहाँ है सर? जी सर, मेरा थैंक यू सर। सर मेरा क्लिनिक, जी मेरा क्लिनिक भोपाल में ही है, सहकारी परिसर कल्पना नगर में, डॉक्टर एमबी सुशील के नाम से। कल्पना नगर आप मेन रोड से जाएंगे, राशन रोड पे बिल्कुल मेन रोड पर ही। जी जी, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर। हाँ बोले। हेलो सर, हेलो। जो आपने बात बोली सर 100% आपने बहुत कॉन्फिडेंस मुझे दिया। मैं अपने लिए कह सकता हूँ सर, बहुत अच्छी बात बोली सर। ये जितनी भी पता नहीं आज तक इतना नहीं हुआ। थैंक यू सर, वेरी मच। तो पैसा तो ढेर है सर, इसमें आप चिंता मत कीजिए। आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, इतना पैसा कमाते हैं, 40-50 हजार रुपए की रोज की प्रैक्टिस, ऐसा मान के चलो। एक्चुअली सर जो मुझे लगता है कि केरल में जितनी प्रैक्टिस है आयुर्वेद की, वो जो केरली पंचकर्म 100% वहां से ज्यादा कहीं नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अरे सर केरल को छोड़ दीजिए, मैं तो भोपाल में हूँ ना। आपकी तो देखिए फिलहाल सर, मैं इंस्पायर भोपाल तो में सर हूँ। नहीं आप सर इंस्पायर तो सर वहां से है सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो मैं काम तो भोपाल में कर रहा हूँ ना। आप क्या है कि अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और एक एक चीज जो हम लोग जो शास्त्र जो अरविंद सर बताते हैं, आपका निदान अच्छा होना चाहिए, आप निदान से चालू करें, वहां से बिल्कुल सर, लेके जब आप बेसिक बहुत संप्राप्ति, बेसिक हाँ 100% क्लियर होना जब चाहिए। बेसिक नहीं जब आप क्लियर तो कुछ भी नहीं हाँ सर। जब आप संप्राप्ति विघटन करते हैं, फिर आपकी युक्ति, इसमें युक्ति रहती है। सर मुझे एक ऐसा लगता है, एक जैसे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सर इसमें बीच में। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने भी जब ज्वाइन किया था तब मैंने मतलब आज मुझे भी 5-6 महीने से ज्यादा हो गया। तो मुझे भी जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी एलोपैथिक बिल्कुल प्रैक्टिस करता था और मुझे बिल्कुल आयुर्वेद का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब से सर का क्लास ज्वाइन किया, मुझे पूरी तरीके से धीरे 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 कन्वर्ट होते होते मैं आयुर्वेद की तरफ पूरी तरीके से समर्पित हो गया। और आज की डेट में मैं 1% भी
सर मैं 100% बोलता हूँ, मैं 1% भी एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। पूरी बहुत अच्छी तरीके बात से है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, पूरी तरीके से हाँ। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ सर, और पूरी तरीके से अरविंद सर से पूरी तरीके से इंस्पायर्ड हूँ। एक एक चीज सर, छोटी छोटी चीजें, जैसे उन्होंने मुझे बोला सर के आप दीपन, पाचन, अनुलोमन हर पेशेंट पे मैं एप्लीकेबल करता हूँ। बिल्कुल, जो भी बहुत ये पेशेंट मेरे बेसिक पास है। आता है, हाँ, ये मैं फंडा जिस दिन से मैंने सुना है सर, और केस हिस्ट्री, जिस दिन में केस टेकिंग पूरी तरीके से, केस टेकिंग में मुझे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक लग जाता है। 15 से 20 मतलब इतनी देर में मैं केस टेकिंग कर लेता हूँ सर। उसके बाद में दीपन, पाचन, अनुलोमन 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए 100% मैं देता हूँ। उसके बाद ही ट्रीटमेंट में ऑन करता हूँ, चाहे कोई भी पेशेंट हो। मैंने सर से सर केवल इतना ही सर सीखा। सर सर एक बात बताओ, मैं आपको, 1 महीना नहीं, हम लोग तो आम बात के पेशेंट को 6-6 महीने तक दीपन पाचन करते रहते हैं, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल रिजल्ट सर, मिलता वो है। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद सर। रिजल्ट सर मिलता है। उसमें एक एक ट्रीटमेंट एक में एक बीच में जी 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 एक सर, एक उसमें स्टेज। ट्रीटमेंट में बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं अपन। लेकिन हम एक मतलब हमारा ये है कि सर ने बोला कि 15 दिन, 10 दिन तक तो आपको दीपन पाचन करना ही है, तो सर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ सर। बाकी बाकी आपकी जितनी ही सर बातें रही, मुझे बहुत इंस्पायर किया सर। 101% मैं आपसे कभी पर्सनली भी कॉल करना चाहता था। मैंने आपकी जितनी भी आज तक के ट्रीटमेंट के फॉलो अप, और जितने भी मैंने आपकी 5-6 महीने में, या एक जितने भी टाइम मुझे हुआ, मैंने देखा सर आपकी ट्रीटमेंट बहुत गजब के होते हैं। 100% बहुत गजब के होते हैं। और जो भी आप बोलते हो, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, शायद आयुष दर्पण था कि आप पहली बार बोल रहे हो। सर मैं आप इतना नहीं कॉन्फिडेंस बोलता। रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। इन्फिनिटी कहीं से कहीं तक नहीं, पैसा पीछे भागता है, मैं इतना ही कहना सर चाहूंगा। पैसा मैटर नहीं करता सर, हाँ, पैसा मैटर नहीं करता। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, पेशेंट की वो जो देखिए आपको क्या कि रिटर्न मिलती है सर, वो बहुत जरूरी होगी। जब आप पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं तो एक पेशेंट 10 पेशेंट को लेके आता है, ठीक है हाँ ना। और जैसे अरविंद सर सर, और सर वो ब्लेसिंग भी बहुत करता है सर। वो जब पेशेंट एक ठीक होता है, मैंने बहुत बार देखा सर, वो इतनी दुआएं देता है सर कि आप मतलब, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। आप 100% अपना सर, मुझे आप बहुत अपना अच्छा काम लगता है। आप अपना काम कॉन्फिडेंस से करते रहिए, आगे जो बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगी। बस इतना ही मैं कहना सर मैं चाहता तो बहुत छोटी जगह पर प्रैक्टिस करता हूँ सर। मैं ग्वालियर के पास में डिस्ट्रिक्ट भिंड है, हूँ। आपने भोपाल में प्रैक्टिस करा सर। मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ, लेकिन मेरे पास में जो भी पेशेंट है, मैं कोशिश करता हूँ कि सर उनको रिजल्ट अच्छा मिले, बिल्कुल और बिल्कुल मिलता है सर। मैं अभी तक तो मिल रहा बिल्कुल। है, लेकिन जब से आयुष दर्पण से जुड़े, पहले से नहीं मिलता था सर। पहले जब मैं करता था एलोपैथिक, तब तक नहीं मिलता था, अब मिलता है, इतना क्या मुझे है। बेसिक चीज क्या कि यहाँ पे सिखाई जाती है आयुष दर्पण में, जी सर। ये और सब ये लोग सर का मिलके। बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है सर। 100% मैं तो कहता हूँ सर, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सर हमें सवेरे उठ पता के नहीं प्रार्थना कैसे मिल गया। सर सवेरे उठ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए, और सबके जी जी प्रैक्टिस जी बढ़ेगी, ऐसा मान के चलिए। जी सर, जी ठीक सर। है, थैंक यू ठीक अरुण है, सर, थैंक यू सब लोगों थैंक यू को। सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर मैं आप लोग तब सर एक तक, क्वेरी थी। हाँ हाँ करिए हाँ करिए बात। सर एक पेशेंट है मेरे पास, अ, उसको मेरे पास तो आई थी कैल्केनियस स्पर के लिए, उसको पार्किंसन भी है। तो मेन उसका रीजन ये है सर, उसने बचपन से लेके मतलब 61 ईयर ओल्ड फीमेल है, और बचपन से लेके आज तक कभी घी दूध कुछ नहीं लिया है, और खाने में भी वो ना नॉर्मल ऑयल की जगह राइस ब्रेन ऑयल यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत है, पूरी शरीर में बहुत रुक्षता है, हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बात इतना बड़ा हुआ है बॉडी में। तो सर मतलब उसको मैंने घृतपान के लिए बोला है, लेकिन वो तैयार नहीं है, तो मतलब क्या कर सकते हैं मात्रावस्ती के अलावा, और मतलब उनको ओरली कैसे दिया जाए, क्योंकि हम वो तो हम स्नेहन तो हमेशा के लिए चाहिए होगा, मात्रावस्ती हम हमेशा हमेशा नहीं कर सकते। मैडम उनको घृतपान करवाइए, बिल्कुल उनको बोलिए डांट के कि आपको घृतपान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन 90 क्या 95% ऑयल से ही बना है, घी से ही बना हुआ है, फैट है उसमें। और पार्किंसनिज्म हो रहा है, उनको स्नेहन की कमी है, स्नेह द्रव्य कम है उनके शरीर में, तो स्नेहन जी तो सर, करना ही और पड़ेगा वो उनको। डायबिटिक भी है, तो धातु क्षय है, उसकी वजह से भी उनको कोई दिक्कत डायबिटिक नहीं है। रेटिनोपैथी भी डेवलप हो गई है, मतलब जब सब। आप ये सब कराएं, नशे वगैरह करवाएंगे तो नेट्रोपैथी सब ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। जी आप क्या है सर। कि बहुत सारे अपने आप पंचकर्म के प्रोसेस हैं, आप स्नेहन स्वेदन करवाइए, स्नेहन करवाइए प्रॉपर्ली, आप उनको प्रॉपर डाइजेस्ट करके स्नेहन करवाइए। बस धीरे धीरे सब उनके प्रॉब्लम, मेरे पास अभी एक पार्किंसनिज्म का पेशेंट चल रहा है, तो पाँव से चल नहीं पाता था। मैंने स्वर्ण उनको भूपति रस आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है पार्किंसन में। स्वर्ण भूपति, हेलो मैम जी कौन सा? हेलो, स्वर्ण
आवाज नहीं आ रही। भूपति रस आवाज आता नहीं आ है, रही मैम। बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जो वस्ती रहेगी मैम, उसमें जो चरक में 4 मेध्य, हेलो अभी आ रही है जी आवाज? मैम, जी मैम आ रही मैम। हेलो जी मैम आ रही, बोलिए मैम। हाँ मैम, जो चरक में 4 मेध्य है ना रसायन, तो जी उसका मैम। क्वाथ बनाकर उनको वस्ती देना है, और बीच में कपी कच्छू ऐड करके। तो मैम कपी काफी कच्छू का अच्छा सबसे इसमें अच्छा रिजल्ट है मैडम, कपी कच्छू का सबसे अच्छा हाँ, रिजल्ट कपी है। कच्छू का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कपी कच्छू का हम चूर्ण डायरेक्ट भी दे सकते हैं उसको दूध के साथ मैम, शतावरी, अश्वगंधा और विदारी गंध के साथ मिलाकर। और नहीं तो आप इसको वस्ती के फॉर्म में भी मैम यूज कर सकते हो, जो चरक में 4 मेध्य रसायन है उसके साथ इंक्लूड करके। जी मैम। मैम वो दिक्कत ये है ना, वो मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लेती, उन्होंने बचपन से लिया ही नहीं है, और मैंने बोला भी है तो भी वो मतलब बहुत विलिंग नहीं लग रही थी। मैंने उनको वस्ती के फॉर्म में आप दे सकते हो, जैसे शीर पाक, उसका शीर पाक करके आप, जैसे हम शीर वस्ती देते हैं तो वैसे शीर वस्ती में 4 मेध्य द्रव्य और इंक्लूडिंग कपी कच्छू और स्वर्ण भूपति रस मैम, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें मैम आप देखोगे कि 15 से 40 दिन में अगर आप बस्ती करते हो तो मैम उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और लास्ट में मैम अगर आप कर सकते हो, फीजिबल है, तो मुस्तादी यापन वस्ती मैम बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास एक पेशेंट था, उनका पूरा जो सेरिबेलम था मैम वो डिस्टर्ब था, तो उसको मैंने 1 मंथ में उसका किया था, मतलब ट्रीटमेंट काफी अच्छा हो गया था उसका। साथ में नशे भी दिया मैडम, शीर वाला तेल का 125। जी सर, नशे तो मैंने सोचा है मैम, तो एक पेशेंट को नशे भी स्मेल दिया वाली था, बहुत 8 डेज हाई डोज में उनको नशे दिया था। जी मैम। मैम स्वर्ण भूपति रस की डोज क्या रखी है आपने और किस टाइम पे दिया? मैम वो पेशेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मेरे पेशेंट थोड़े एज थे, तो मैं मोस्टली ऐसा जितने भी ये रस वगैरह रहते हैं मोस्टली मैं शाम को डोज रखती हूँ, ताकि मतलब कई बार पेशेंट ने कुछ नहीं खाया होता, क्योंकि पेशेंट भी इस एज तक आते आते कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, तो खाने पीने में थोड़ा, इसलिए थोड़ा शाम को मैंने रखी कि कुछ ना कुछ तो तब तक खा ही लेंगे। हाँ और मैम, ये दूध के साथ पेशेंट रखेगी। क्या मैम मील बहुत स्किप करती है ना, तो ये भी बहुत सारा, और चिंता बहुत ज्यादा, मतलब इंट्रोवर्ट नेचर बहुत ज्यादा, किसी से शेयर नहीं करना, कोई फ्रेंड्स नहीं, मतलब ये सब बहुत पूरे सारे आहार विहार हैं सारे उनके, तो हाँ बहुत मैम, ज्यादा ही बात ऐसे है। ऐसे पेशेंट ही आते हैं, वो ऐसे पेशेंट ही होते हैं मोस्टली जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे लाइफ, तो उस केस में ऐसे ही पेशेंट आते हैं, इसीलिए मैंने उनको शाम को डोज रखी थी। तो अगर शीर पाक के साथ ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं ले सकते मैम आप सिंपल आमलकी के क्वाथ के साथ, जो आमलकी रसायन रहता है उसके क्वाथ के साथ भी दे सकते हो, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उससे संग्रहणी का भी साथ में रहता है पेशेंट का, और साथ में पेशेंट को मेधे का भी हो जाता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी मैम मिल जाता है इसका, स्वर्ण भूपति का। थैंक यू और मैम, बहुत भूनिम अच्छा क्वाथ बताया के आपने। साथ भी मैम दे सकते हो आप। जी मैम, थैंक यू आरती मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम एक और चीज पूछी थी मैं, अगर मतलब पेशेंट बहुत वो रिजिड हो, घी नहीं लेना है, तो उसको ऑलिव ऑयल दे सकते हैं क्या? क्या नहीं लेना? मतलब घी लेने के लिए बहुत रिजिड हो कि मतलब उसने कभी टेस्ट तक नहीं किया घी लाइफ में, तो ऑलिव ऑयल दे सकते हैं क्या मैम? तो मैम कोई बात नहीं, ऑलिव आप उसको बोलो ना कि घी नहीं लिया तभी यहाँ तक पहुंचे हो। जी सर, मैंने समझाया, लेकिन वो पेशेंट ना बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, किसी से कुछ बोलना नहीं, शेयर करना, बहुत रिजिड नेचर होता है ना केस में मैम, जैसे आप कौन से रीजन का है पेशेंट? मैम वैसे बेसिकली वो तो तमिलियन है, लेकिन यहाँ पे वो दिल्ली में अभी रह रहे हैं 5-6 साल से। कौन से रीजन से है पेशेंट? हाँ जी मैम तमिल है वो लोग, अभी दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ मैम, तो वो कोकोनट ऑयल की कुकिंग करे मैम, उसमें एमसीटीज रहते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, जो कोकोनट ऑयल इटसेल्फ वो बहुत अच्छा क्योर करता है, तो आप कोकोनट ऑयल में उनका कुकिंग करा सकते हैं सारा। तो उसमें भी जो ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड रहता है मैम, ये भी इटसेल्फ ये संग्रहणी को क्योर करता है। तो जो जिस रीजन में रहता है, जैसे अगर कोई गुजरात से पेशेंट आता है तो उनको मैं ये बोलूंगी कि पीनट ऑयल आप वहाँ यूज करते हैं मैम, तो अगर कोई नॉर्थ से आता है हमारे पास तो हम उसे बोलते हैं कि सरसों का ऑयल वहाँ पे यूज करते हैं मैम। तो जो आपका पेशेंट जो उसका स्टेपल फूड है वो यूज कर लेगा वो इजीली। कोकोनट ऑयल में मैम आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है मैम इसमें। कोकोनट ऑयल वो नहीं यूज करते हैं, पीनट ऑयल यूज करते हैं, तो मैंने पीनट ऑयल में बोला है क्योंकि वो राइस ब्रांड यूज कर रहे थे, उसमें भी कुछ होता नहीं है स्नेहन, तो मैंने कहा उसको बंद करिए, और आप जो आपका वो है मतलब जिसमें ऑयल में आप लोग कुकिंग करते आ रहे हैं आप उसी में, तो उन्होंने कहा कि वो हाँ मैम, कोई पहले बात नहीं, मुझे भी तेल लगा भी कि आता हाँ नहीं हाँ नहीं, तो राइस ब्रांड ऑयल नहीं मैम, फिर वो तो हाइड्रोजनेटेड फैट में आ जाएगा, वो नहीं। हाँ मैम, फिर उसमें वो होता है ना, वो पूरा
कुछ सब कुछ तो उसमें से जैसे निकाला मैम होता है, हमारे इसमें तो कुछ जैसे होता यहाँ नहीं पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे जैसे कच्ची घानी के ऑयल मिलते हैं, ऐसे हर ऑयल जो होता है वो कच्ची घानी का भी होता है, जिसे हम कोल्लू का ऑयल बोलते हैं। तो जो पीनट ऑयल भी ऐसा होता है जो कोल्लू का मिल जाता है, तो वो यूज कर सकते हैं मैम, कोई इशू नहीं है उसमें। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। अभी हम Thank you, सेशन sir. बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर हम कल मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग का सेशन कल से शुरू हो 1 तारीख से। अब जो होगा वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। शुभ रात्रि सर।